हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है डीलेड एंट्रेंस टेस्ट के लिए और सेट 11 वाला है, यानी कि सेट 11 हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह के सवालात डीलेड एंट्रेंस में लिए जाते हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी तैयारी जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए मुकम्मल तौर पर अच्छे से हो जाए। तो चलिए साथियों, अपने चलते हैं सवालों की तरफ। सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे दोस्तों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया है कि केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है। ये केरला जो है, केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है? ऑप्शन 1 अरबी ज़बान, ऑप्शन 2 मलयालम ज़बान, ऑप्शन 3 मराठी ज़बान, ऑप्शन 4 उर्दू ज़बान। तो साथियों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा गया कि केरला में कौन सी ज़बान बोली जाती है, तो केरला में मलयालम ज़बान बोली जाती है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि मुंदरजा जेल में इसमें मारफा मिसाल चुने, यानी कि मुंदरजा जेल में इसमें मारफा की मिसाल चुने कि इसमें कौन सा इसमें मारफा है। ऑप्शन 1 चालाक, ऑप्शन 2 किताब, ऑप्शन 3 हिंदुस्तानी, ऑप्शन 4 हिंदुस्तान। तो साथियों, सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि इसमें मारफा की मिसाल चुने कि इसमें मारफा कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें मारफा जो है ये ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का, क्योंकि हिंदुस्तान किसी मुल्क का नाम नहीं है बल्कि इंडिया का नाम है, यानी कि भारत का, जिसमें हम सब रहते हैं। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चालाक इसलिए नहीं होगा कि चालाक से हमें किसी के बारे में नहीं पता चल रहा है कि कौन किसके बारे में। इंसान भी चालाक होता है, भेड़िया भी चालाक होती है और फिर लोमड़ी भी होती है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो चालाक होते हैं। और फिर ऑप्शन 2 जो है किताब, तो किताब से भी किसी चीज़ के बारे में मुतय्यन नहीं किया गया यहाँ पर कि कौन सी किताब, बायोलॉजी की, हिंदी की, उर्दू की, अरबी की या फारसी की। तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। और ऑप्शन 3 में जो हिंदुस्तानी कहा गया, तो हिंदुस्तानी कहा गया यानी कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं उन सबको कहा गया। अब यहाँ पर यह मुतय्यन नहीं है कि किसके बारे में, किसी एक शख्स के बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो तमाम के तमाम हिंदुस्तानी कहलाएंगे। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है कि हिंदुस्तान ये किसी एक मुल्क का नाम है जिसको भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि मुहावरा आस्तीन का सांप होना का माना क्या होगा। ये मुहावरा जो है आस्तीन का सांप होना, इसका माना क्या होगा। ऑप्शन 1 आस्तीन में सांप छिपा होना, ऑप्शन 2 छिपा हुआ दुश्मन, ऑप्शन 3 धोखा देना, ऑप्शन 4 दोस्ती करना। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल है कि आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का माना क्या होगा। तो दोस्तों, इस मुहावरे का माना होता है धोखा देना। आस्तीन का सांप होना मतलब धोखा देना किसी को, यानी कि दोस्ती का दिखावा करते करते दोस्त रहना, दोस्ती में सब कुछ करना, साथ में रहना, साथ में खाना पीना, फिर लास्ट में धोखा देना। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि दर्ज जेल में दुख का मुतजाद क्या होगा, इंतखाब करें। ये दुख जो है, दुख का मुतजाद क्या होगा। ऑप्शन 1 सुख, ऑप्शन 2 खुशी, ऑप्शन 3 तकलीफ, ऑप्शन 4 शादवानी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज जेल में सुख का मुतजाद क्या होगा। सुख मतलब दुख का मुतजाद क्या होगा, तो दुख मतलब परेशानी और सुख मतलब आराम। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि दर्ज जेल में सजदा की जमा का इंतखाब करें। यह सजदा जो है, सजदा की जमा क्या होगा। ऑप्शन 1 असजाद, ऑप्शन 2 सजायद, ऑप्शन 3 सुजूद, ऑप्शन 4 सज्जाद। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 में जो पूछा गया कि सजदा की जमा का इंतखाब करें कि इनमें से जेल में सजदा की जमा कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का, क्योंकि सजदा की जमा क्या आते हैं, सुजूद आते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि जेल में इब्राहिम सिक्का किसकी तसनीफ़ है, मुंतखब करें। ये इब्राहिम सिक्का जो है ये किसकी तसनीफ़ है, किसके, इसके कातिब कौन है, यानी कि इब्राहिम सिक्का के। ऑप्शन 1
इब्राहिम ज़ौक, ऑप्शन 2 मौलाना आज़ाद, ऑप्शन 3 मुहय्यिद्दीन अहमद, ऑप्शन 4 सलाम बिन रज़ाक। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 में जो पूछा गया कि ज़ेल में इब्राहिम सिकाह की किसकी तसनीफ़ यानी कि इब्राहिम सिकाह के कातिब कौन है, तो दोस्तों इसके कातिब जो हैं ये सलाम बिन रज़ाक है, यानी कि सलाम बिन रज़ाक की लिखी हुई ये इब्राहिम ज़ौक है, इब्राहिम सिकाह है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झेल आरजी जो है, आरजी का माना क्या होगा, निशानदही करें। ये आरजी जो है इसका माना क्या होता है। ऑप्शन 1 मुस्तकिल, ऑप्शन 2 वक्ती जो मुस्तकिल ना हो, ऑप्शन 3 ठहराव, ऑप्शन 4 हमेशा। तो साथियों सवाल नंबर 7 में जो पूछा गया कि आरजी का माना क्या होगा, तो आरजी का मतलब समझ लेते हैं। आरजी मतलब उसको कहते हैं जो मुस्तकिल ना हो, जो ठहराव ना हो। जैसे कि दुनिया, मिसाल के तौर पर दुनिया किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ज़्यादा दिन तक ठहरने की जगह नहीं है। सब इंसानों के, सारी चीज़ों के, यहाँ के जो कुछ पैदा हुई है दुनिया में, उन तमाम चीज़ों के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, उसी वक्त में सभी लोग फना हो जाएंगे। तो इसी तरह आरजी मतलब होता है किसी ठहरने की जगह नहीं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वक्ती जिसका वक्त मुकर्रर हो और मुस्तकिल ना हो, जिसके मुस्तकिल मतलब जिसका कोई मतलब टाइम टेबल नहीं हो कि हाँ कब तक रहेगा, कितना दिन तक नहीं रहेगा, मतलब हमेशा के लिए नहीं, मुस्तकिल ना हो, बस जब मन तब चाहे अल्लाह ताला उठा ले। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि जेल में फ़ाइल की जमा का इंतखाब करें। ये फ़ाइल जो है, फ़ाइल की जमा क्या होगा। ऑप्शन 1 फ़ाइलें, ऑप्शन 2 फ़ाइलों फ़ेलों, ऑप्शन 3 अफ़आल, ऑप्शन 4 फ़ाइलें। तो साथ ही सवाल नंबर 8 में जो पूछा गया कि जेल में फ़ाइल की जमा क्या होगा, तो फ़ाइल की जमा होते हैं दोस्तों अफ़आल आते हैं। फ़ाइल की जमा अफ़आल, तो हमारा ऑप्शन फ़ाइल की जमा अफ़आल आएंगे, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में पूछा गया कि जेल में गुरबा किसकी जमा है। ये गुरबा जो है, ये गुरबा जो है किसकी जमा है, किससे जमा बनी है। ऑप्शन 1 गुरबत से, ऑप्शन 2 गरीब से, ऑप्शन 3 गरीबी से, ऑप्शन 4 गुरबती से। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि जेल में गुरबा जो है किसकी जमा है, गुरबा किससे जमा आया है। तो दोस्तों ये गरीब से गुरबा आया है, गरीब की जमा गुरबा आता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा गया दोस्तों कि अगर कल से पहले का दिन मंगल था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि कल से पहले का दिन मंगल था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। ऑप्शन 1 जुमेरात, ऑप्शन 2 जुमा, ऑप्शन 3 शनिचर, ऑप्शन 4 इतवार। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 ही बहुत ही आसान सवाल है कि अगर कल से पहले का दिन मंगल था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। ये रीजनिंग की तरह है। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शनिचर होगा। ठीक है, कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिचर होगा। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11। इसमें पूछा गया कि टॉबर टेक सिंह के मुसन्निफ कौन है। टॉबर टेक सिंह जो है इसके मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन 1 मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 2 निगार अजीम, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 सआदत हुसैन मिंटो। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि टॉबर टेक सिंह के मुसन्निफ कौन है, यानी कि टॉबर टेक सिंह के कातिब कौन है, तो वो सआदत हुसैन मिंटू है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि जेल में जिया का माना क्या होगा, मुंतखब करें। यह जिया जो है इसका माना क्या होगा। ऑप्शन 1 नुकसान, ऑप्शन 2 आंधी, ऑप्शन 3 हसद, ऑप्शन 4 रोशनी। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अहम सवाल के जेल में जिया का माना क्या होगा। जिया मतलब होता है रोशनी। ठीक है, रोशनी, लाइट। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि दर्ज जेल में फेल किसे कहते हैं, बयान करें। ये फेल जो है ये किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 करने वाले को, ऑप्शन 2 जिस पर वाक़ हो, ऑप्शन 3 काम को, ऑप्शन 4 ज़मीर को। तो साथ ही सवाल नंबर 13 जो है ये इसमें क्या कहते हैं, उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन किए गए हैं कि जेल में फेल जो है वो फेल किसे कहते हैं। तो दोस्तों फेल कहते हैं किसी काम को। ठीक, फेल काम को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। और करने वाले को फाइल कहते हैं, करने वाले को हम फाइल कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 इसमें पूछा गया कि मुफरद किस की किस्मों में से है।
मुफरद किसकी किस्मों में से है मुंतखब करें। ऑप्शन 1 ज़मीर की किस्मों में से, ऑप्शन 2 लफ्ज़ की, ऑप्शन 3 जुमला की, ऑप्शन 4 फ़ेल की किस्मों में से। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुफरद किसकी किस्मों में से है, तो मुफरद लफ्ज़ की किस्मों में से है। लफ्ज़ की 2 किस्में, मुफरद मुरक्कब, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा कि मुफरद जो है ये लफ्ज़ की किस्मों में से है। सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल में से ज़माने हाल कलम बंद करें। ये ज़माने हाल जो है कलम बंद करें कि कौन सा ऑप्शन ज़माने हाल से मुताल्लिक है। ऑप्शन 1 तुम जाओगे, ऑप्शन 2 वह आया था, ऑप्शन 3 मैं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन 4 वो लोग चले गए। तो साथ ही सवाल नंबर 15 का बहुत ही आसान सवाल है कि ज़माने हाल से मुताल्लिक कौन सा ऑप्शन है, कलम बंद करें। तो दोस्तों ये मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये ज़माने हाल से मुताल्लिक है, यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये ज़माने हाल से है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल मुअन्नस की निशानदही करें। ये मुअन्नस जो है, मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है, निशानदही करें। ऑप्शन 1 तारीफ, ऑप्शन 2 घी, ऑप्शन 3 आदमी, ऑप्शन 4 पानी। तो साथ ही सवाल नंबर 16 बहुत ही आसान सवाल है कि मुंदरजा झेल मुअन्नस की निशानदही करें कि मुअन्नस लफ्ज़ कौन सा है। तो दोस्तों इसमें मुअन्नस लफ्ज़ जो है ये तारीफ लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 को देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा जा रहा है कि लाल किला कहाँ वाक़ है। ये लाल किला जो है ये कहाँ वाक़ है। ऑप्शन 1 दिल्ली में, ऑप्शन 2 हैदराबाद, ऑप्शन 3 पटना में, ऑप्शन 4 मुंबई में। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 बहुत ही आसान सवाल है कि लाल किला कहाँ वाक़ है। तो दोस्तों लाल किला कहाँ वाक़ है, तो दिल्ली में वाक़ है ना। लाल किला दिल्ली में वाक़ है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि उर्दू खतूत लिखना कब से शुरू हुआ। उर्दू खतूत लिखना कब से शुरू हुआ। ऑप्शन 1 1900 ईस्वी से, ऑप्शन 2 1902 ईस्वी से, ऑप्शन 3 1832 ईस्वी से, ऑप्शन 4 1846 ईस्वी से। तो साथ ही सवाल नंबर 18 में जो पूछा गया कि उर्दू खतूत लिखना कब से शुरू हुआ था, तो उर्दू खतूत ये 1846 ईस्वी से ही लिखना शुरू हो गया था। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा जा रहा है कि मुंदरजा झेल रऊसा किसकी जमा है। ये रऊसा जो है यह किसकी जमा है। ऑप्शन 1 रूस की, ऑप्शन 2 रास की, ऑप्शन 3 रईस की, ऑप्शन 4 रियासत की। तो साथियों सवाल नंबर 19 बहुत ही आसान सवाल है कि रऊसा जो है ये किसकी जमा है। तो रऊसा साथियों दोस्तों ये जमा है रईस की जमा है। रऊसा रईस की जमा है, या रईस से मतलब रईस अमीर को कहते हैं और रईस से उसकी जमा होती है रऊसा। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि मुग़ल हुकूमत में कैसी मकतूब नवीसी का रिवाज कायम था। ये मुग़ल हुकूमत में कैसी मकतूब नवीसी का रिवाज कायम था। ऑप्शन 1 संस्कृत मकतूब नवीसी, ऑप्शन 2 उर्दू मकतूब नवीसी, ऑप्शन 3 फारसी मकतूब नवीसी, ऑप्शन 4 हिंदी मकतूब नवीसी। तो साथ ही सवाल नंबर 20 में जब पूछा गया कि मुग़ल हुकूमत में कैसी मकतूब नवीसी थी, मतलब कैसी मकतूब नवीसी का रिवाज था, यानी कि उसके मुग़ल हुकूमत में कैसी मकतूब नवीसी की जा रही थी, किस अंदाज में किस भाषा में लिखा जा रहा था। तो दोस्तों वो साथियों फारसी में, ठीक है, फारसी में मकतूब नवीसी का रिवाज था। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 को देखते हैं। उम्मीद है कि आपको सबको दिखता होगा। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में मुतवल्ली का माना क्या होगा, इंतखाब करें। ये मुतवल्ली जो है मुतवल्ली का माना क्या होगा। ऑप्शन 1 बांटने वाला, ऑप्शन 2 इंतज़ाम करने वाला, ऑप्शन 3 अमल करने वाला, ऑप्शन 4 तिलावत करने वाला। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 में जो पूछा गया कि मुतवल्ली का माना क्या होगा, तो दोस्तों मुतवल्ली का मतलब होता है इंतज़ाम करने वाला। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का, क्योंकि मुतवल्ली कहते हैं जो इंतज़ाम करता है, जहाँ के वो मुतवल्ली होते हैं मदरसा मदारिस मस्जिद या किसी कमेटी का, तो वो इंतज़ाम वगैरह करते हैं, उन्हीं पर जिम्मेदारी संभाली जाती है उन्हीं को। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया कि मंदरजा झेल एराब किसे कहते हैं। एराब जो है
एराब किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 मद को, ऑप्शन टू तशदीद को, ऑप्शन 3। सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल एराब किसे कहते हैं? एराब जो है, एराब किसे कहते हैं? एराब से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन 1 मद को एराब कहते हैं, ऑप्शन 2 तशदीद को कहते हैं, ऑप्शन 3 जज्म को, ऑप्शन 4 ज़बर ज़ेर पेश को। तो साथियों सवाल नंबर 22 बहुत ही आसान सवाल है कि एराब किसे कहते हैं? तो दोस्तों एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं, यानी कि जिस पर ज़बर ज़ेर पेश की हरकत लग जाए तो उसे एराब कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23 इसमें पूछा जा रहा है कि उलमा किसकी जमा है? कलम बंद करें। ये उलमा जो है ये किसकी जमा है? ऑप्शन 1 इल्म की, ऑप्शन 2 आलिम की, ऑप्शन 3 इल्मों की, ऑप्शन 4 उलूम की। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 भी आसान ही सवाल है कि उलमा किसकी जमा है? तो उलमा जो है ये आलिम की जमा है। आलिम एक को कहते हैं उलमा, बहुत सारे आलिमों को उलमा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में पूछा जा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसका तबादला हुआ? तहरीर करें। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसका तबादला हुआ था, यानी किसका रद्द-बदल हुआ था, किसका अदला बदली हुआ था? ऑप्शन 1 अफसरों का, ऑप्शन 2 बच्चों का, ऑप्शन 3 पागलों का, ऑप्शन 4 नेताओं का। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 में जो पूछा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसका तबादला हुआ था, यानी कि किसका रद्द-बदल हुआ था, पलटा पलटी। तो साथियों सवाल नंबर 24 का हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि पागलों का तबादला हुआ था कि जिसके ख़ानदान के लोग पाकिस्तान में आ चुके हैं और उसका कोई पागल हिंदुस्तान में रह चुका है तो वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाएं, और पाकिस्तान में जितने पागल हैं हिंदुस्तान के उसके अज़ा व क़रीब हैं तो पाकिस्तान के पागल जो है पाकिस्तान में जो रह रहे हैं और उनके अज़ा व क़रीब जो है उनके अहलो अयाल जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो अपने अहलो अयाल के पास चले जाएं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर आखिरी यानी सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि केरला के चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? केरला के चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं? ऑप्शन 1 केले के, ऑप्शन 2 आम के, ऑप्शन 3 नारियल के, ऑप्शन 4 लीची के। तो साथियों सवाल नंबर 25 में जो पूछा गया केरला के चारों तरफ कौन से दरख्त नज़र आते हैं, तो वो आसान सवाल है कि नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में आपके सवाल 25 ही रहेंगे अगर आप उर्दू से देंगे। तो चलिए साथियों थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपकी तैयारी मुकम्मल तौर पर चल रही होगी। तो चलिए साथियों चलते हैं, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए जाने से पहले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।